अरे हाँ। सुनो, एक अच्छा। चाय तो बना आना। आते आते कपड़े भी निकाल लाना। बैठी ही तो हो दिन भर, जरा मेरा स्टेटस और अपडेट करती जाना। दफ्तर में है ठाट जमाना, इसलिए दोस्तों का है घर आना। तो जरा इस घर को और इस मेज को खाने से सजाना। बैठी ही तो हो दिन भर, जरा मेरा स्टेटस और अपडेट करती अरे जाना। वाह, क्या अब वाइफ अपने पार्ट का बता रही है। हाँ लो, हाँ लो, अरमानों के चूल्हे पे चाय का प्याला उतार लाई। तुमने कहा कपड़े, मैं जिम्मेदारी से बेल्ट और बटुआ भी ले आई। जिंदगी के इस बवंडर में जब मैं विदा होकर आई, हर एक की पहचान बनी, मगर खुद की कुछ पहचान ना बना पाई। हाँ, बैठी ही तो हूँ दिन भर। हाँ, बैठी ही तो हूँ दिन भर, मगर मुझ में मेरा मैं ना ढूंढ पाई। मुझ में मेरा मैं ना ढूंढ पाई। तो दोस्तों, मैं पहला सवाल कनिष्का खत्री जी से करना चाहूंगा, जिन्होंने फेमिनिज्म का फीवर किताब लिखी है। किताब लिखने से पहले बहुत सारी चीजें होती हैं, सेटिंग, प्लॉटिंग, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछूंगा कि आपको ऐसी कौन सी चीज थी, या ऐसा कौन सा पल था, या ऐसा कौन सा सजेशन था जिसने आपसे कहा कि आपको लिखना शुरू करना चाहिए। कनिष्का खत्री जी, ऐसा कौन सा मूवमेंट बताएंगी हमें जिसने आपको इंस्पायर किया लिखने के लिए। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लिखूंगी। अच्छा। बचपन से ही कई लोग बताते हैं कि बचपन से ही हमने सोचा हम राइटर बनेंगे, या कॉलेज में सोचा। तो हम्म। मेरी तो शादी भी हो चुकी थी, मैं एकदम हाउसवाइफ थी। तब मेरे भाई ने कहा कि आप मेरी किताब एडिट करो। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फ्री हूँ, आप दे दो मुझे। तब हम्म। मैंने उसकी किताब एडिट की, तो उसने कहा तुम काफी अच्छा काम कर रही हो, तुम लिखो। तब हम्म। मैंने अपनी एक पोएट्री लिखी, मुझ में मेरा मैं। उस पोएट्री को मैंने फेसबुक पे अपनी फोटो के साथ अपलोड किया। हम्म। तो काफी लोगों ने उसको पसंद किया, हम्म। अप्रिशिएट किया। तब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि मैं लिख सकती हूँ। किस तब मैंने लिख रहे हो फिर आप? न्यूज़पेपर्स और रेडियोज में कई जगह अपनी स्टोरीज दी। हम्म। और मुझे पहले डे वन से जब मैंने लिखा, तो मुझे समझ आ गया था कि मैं फेमिनिज्म पे ही लिख पाऊंगी। मेरा जॉनर यही है कि मुझे औरतों पे ही लिखना है। नारी तो बस सशक्तिकरण। कहानियां, जी, छोटी अच्छा। छोटी कहानियां आती गई, उनको मैंने जोड़ जोड़ के और वो एक किताब बन गई। उसने किताब का रूप ले लिया। अच्छा, जो आप जो कहानियां बता रही हैं, जो आपने लिखी हैं, वो सारी रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड हैं। उन सबको आपने सम अप किया और किताब हाँ, बताकर रूप दे दिया। बिल्कुल, आप ये समझ सकते हैं कि शायद रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है ये। बट वो है ही काल्पनिक कहानियां हैं। बट जो इंसिडेंट उसमें है, जो घटनाएं रिलेटेबल हमारे है। साथ घट जाती हैं, वो हर किसी के साथ घटती ही हैं। अच्छा। चलिए, तो लगभग कब जी, से लिख रहे हैं आप? कितने साल हो गए आपको लिखते लिखते? मुझे लिखते लिखते 3 से 4 साल हो गए। 4 साल से आप लिख रहे हैं? जी। अच्छा, जो एक नए ऑथर हैं, उनको क्या एडवाइस देंगे आप? फेसबुक पे सिर्फ 4 पोस्ट लिख देने से मैं अपना वो राइटर मान सकता हूँ, या 4 पन्ने लिखने से मैं अपना वो राइटर समझ सकता हूँ? देखिए, लिखना क्या है, बहुत तपस्या है। हाँ। फिक्शन है, नॉन फिक्शन है। जब आप, और हाँ, आप लिखते जाइए और अपना पुराना देखिए। तब आपको पता चलेगा कि वो पहले लिखे हुए में और अभी लिखे हुए में कितना फर्क है, मेरे अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आया है। वो आप अपने आप को देख सकते हैं। तो ये वही है कि आपको अपनी राइटिंग के लिए समय देना होगा। 2 लाइन लिख के अगर आप कहते हैं कि हाँ मैं बहुत बड़ा राइटर हूँ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आपको समय देना है, लिखते रहना है, खुद को हर रोज इम्प्रूव करना है। अच्छा, तो राइटिंग के लिए एलिमेंट्स जी। कुछ बता दीजिए, तो शायद लोग थोड़ा सा समझ सकें कि ये चीजें, प्रतिभा होनी बहुत जरूरी है, ये चीज तो होनी ही चाहिए, ताकि लोग थोड़ा सा कनेक्ट भी कर पाए। राइटिंग के लिए सबसे ज्यादा है कि आप पढ़ें। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हैं वही आप लिख दे रहे हैं। हम्म। एक ऑब्जर्वेशन होती है, जरूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ के ही आप लिख सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप ऑब्जर्व भी करते हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर होनी चाहिए कि आप किसी के बगल में बैठे भी हैं और उससे पूरी की पूरी कहानी आपने चुरा ली और उसे पता भी ना चला कि आपने उसके अंदर एक पूरी कहानी चुरा ली है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप सारा का सारा सार निकाल लें
और अगले को पता भी ना चले। पता भी वो ना आप कई चीजों से सीख सकते हैं जी। यहाँ आप रीडिंग कीजिए, बुक्स अच्छे बुक्स हैं, अच्छी किताब लिखिए, तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर जितनी स्ट्रांग होगी आप उतना अच्छा लिख सकते हैं। आपने बोला कि किताब पढ़ा कीजिए, पढ़ना ज़रूरी है अगर आपको लिखना है। तो मैं कहीं पढ़ रहा था तो लिखा था ये बताया था कि अगर आप जब 1000 किताबें पढ़ेंगे तब आप नदी में बहाव की तरह शब्दों को बहाना शुरू करेंगे। तो वो तो इसमें बताया कि बिल्कुल 1000 किताबों को पढ़ना ज़रूरी है। तो 1000 किताब में अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो चलो ये बिल्कुल। तो अच्छी एडवाइस है लोगों के लिए। और लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक लिखते वक़्त ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आपने फ़ील भी किया होता है, देखा भी होता है। तो उस इमोशनल मूवमेंट भी पक्का तौर पे आता होगा। अब लिखते समय उस इमोशन पे काबू पाना कितना कठिन लगता है एक राइटर के लिए होता होगा? एक्चुअली सबसे ज्यादा तो यही है कि आप इमोशनल हो इसीलिए आप राइटर हो। आप अपने इमोशंस ही पेपर पे उतार रहे हो। अच्छा। तो उस पे काबू पाना तो मतलब आप अपने आप को कुछ बहुत अच्छा लिखने से रोक रहे हो। हुँ, तो आपको अपने इमोशंस रोकने नहीं है, जो आ रहा है उससे पेपर पे फाड़ लिख दो। और एक बेस्ट राइटर वही होता है जो अपना हर लिखा फाड़ के फेंके और फिर दोबारा में लिखे। तो ये हाँ, डेयरिंग आप में होनी चाहिए कि नहीं, ये मैंने अच्छा नहीं लिखा है, मैं इसे दोबारा लिखूंगा। तो ये डेयरिंग एक राइटर में होनी चाहिए। होनी चाहिए। चलो, ये तो बहुत अच्छा बताया आपने मुझे और साथ ही अगर आप चाहें तो कोई एक ऐसा बता सकती हैं अपनी किताब में से फेमिनिज़्म का फ़ेवर है अपने अपने नाम मतलब जो टाइटल है बड़ा ही कैची है। तो कुछ अगर एक कुछ इसमें से वाक्य बताना चाहें ताकि लोग अगर पसंद भी आए तो जाकर के खरीदें भी आपकी किताब को। कोई एक मज़ेदार किस्सा जी इसके अंदर से आपको लगता है कि जानना चाहिए दर्शकों को तो आप चाहें तो वो शेयर भी कर सकते हैं हमारे साथ। हाँ, ये आपको किंडल पे अवेलेबल हो जाएगी। हुँ, और इसमें जो है 5 से 5 कहानियाँ हैं, वो सारी ही फीमेल ओरिएंटेड हैं कि जब हम धर्म में हैं और जब हम घर में हैं, जब हम सास से डील कर रहे हैं, जब हमारे बच्चे हैं, जब हम ऑफिस जा रहे हैं, तो वो सारे जब हमारे स्टेजेस आती हैं, तो हम कैसे उन चीज़ों के साथ डील करते हैं, हुँ, ये आप जान पाएँगे उसमें। हुँ। और जो इसमें पहली मैंने कविता लिखी थी अपनी, वो भी इसमें मैंने शेयर की है, तो वो मैं आपको थोड़ी-सी सुनाना चाहूँगी। अगर आप इजाज़त दें तो? नहीं, नहीं, बिल्कुल ये आपका प्लेटफ़ॉर्म है, आप इस्तेमाल कीजिए, समझाइए लोगों को, कुछ वो भी सीखेंगे। अच्छा, मैं सुनाना चाहूँगी। अरे सुनो, हाँ, अरे सुनो, एक अच्छा। चाय तो बना आना। आते-आते कपड़े भी निकाल लाना। बैठी ही तो हो दिन भर, ज़रा मेरा स्टेटस और अपडेट करती जाना। दफ्तर में है ठाठ जमाना, इसलिए दोस्तों का है घर आना। तो ज़रा इस घर को और इस मेज को खाने से सजाना। बैठी ही तो हो दिन भर, ज़रा मेरा स्टेटस और अपडेट करती अरे जाना। वाह! क्या बात अब वाइफ अपने पार्ट का बता रही है। हाँ लो, हाँ लो, अरमानों के चूल्हे पे चाय का प्याला उतार लाई। तुमने कहा कपड़े, मैं जिम्मेदारी से बेल्ट और बटुआ भी ले आई। जिंदगी के इस बवंडर में जब मैं विदा होकर आई, हर एक की पहचान बनी, मगर खुद की कुछ पहचान ना बना पाई। हाँ, बैठी ही तो हूँ दिन भर। हाँ, बैठी ही तो हूँ दिन भर, मगर मुझ में मेरा मैं ना ढूंढ पाई। मुझ में मेरा मैं ना ढूंढ पाई। क्या बात है। मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा। मैं तो इस किताब को पर्सनली अभी जाके बुक करने वाला हूँ। और दोस्तों अगर आपको बुक करना है तो एक बार बिल्कुल, जाकर के पक्का देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं देने वाला हूँ, जाके बिल्कुल। देख सकते हैं। आप जब एक किताब लिख देते हैं, सारी चीज़ों की सेटिंग प्लॉटिंग करने के बाद किताब आपने लिख दी। किताब को लिखने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है इस बुक को टाइटल देना। तो उस चैलेंज को आप कैसे डिफीट करते हैं? ऐसे कौन से स्किल का आप इस्तेमाल करते हैं? और उस किताब का टाइटल ऐसा रखा जाता है जैसे कि अब भैया पढ़नी ही पड़ेगी। मतलब इतना अट्रैक्टिव कैसे बन जाता है? टाइटल रखना किताब के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है एक लेखक के लिए, एक लेखिका के लिए, वो मैं समझना चाहूँगा आपसे। देखिए, जैसे किताब का कंटेंट होता है, उसके मुताबिक उसका नाम होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो कई बारी वो नाम आपके दिमाग में पहले से होता है और कई बारी वो जो नाम है, जब आप किताब लिखते जाते हैं, साथ-साथ में कुछ चीज़ें बदलती भी जाती हैं। कई बारी कहानी जब आप शुरू करते हैं और जब तक आप उसे खत्म करते हैं, कुछ-कुछ चीज़ें उसमें बदल जाती हैं। नाम उसमें से एक चीज़ है। अ, कभी-कभी वो बदल भी सकता है और कभी-कभी हो सकता है कि थीम वही रहे कि आप उसे रखें। पर इसमें इनपुट बहुत ज़रूरी है कि आपकी थीम उससे मैच कर रही हो, नाम कैची हो और लोग आपकी कहानी पढ़ने के लिए उत्सुक हों। वो नाम कई बारी तय करता है कि लोग आपकी कहानी
को उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। जैसे मैं अगर अपनी इंग्लिश किताब की बात करूं, सिया इन एग्जाइल, तो मेरे पास ये फीडबैक भी है कि लोगों को लगा कि कहीं ये कुछ राम सीता की कहानी तो नहीं है, हाँ। कहीं पे ये कुछ कोई ट्रेडिशनल माइथोलॉजी तो नहीं है। हम्म, तो अगर नाम सटीक नहीं होगा तो कई बारी किताब उठाने वाले जो आपके जो पाठक हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं। हम्म, अभी सिया का जो हिंदी वर्जन आ रहा है उसका नाम बेहया है, और वो कहानी के दरअसल एकदम ये कहानी की जो जिस्ट होता है उसको पकड़ता है और उसे रिप्रेजेंट करता है। हिंदी वर्जन बेहया है मतलब इसका, सी एन एक्साइल का। कई बार जो पाठक सजेस्ट कराते हैं तो आपको समझ में आता है कि हाँ ये भी हम कई बार अपने आप अकेले बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती, जब हाँ। आपको वो इनपुट्स में आपको लगता है हाँ ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो लोगों की बात सुने, करें जरूर अपने मन की, लेकिन कंसल्ट करना एक बेहतर विकल्प है। बहुत जरूरी है, नहीं जरूरी भी है। तो अब दूसरा सवाल मेरा इसी श्रृंखला में यही रहेगा कि आप किस टाइम आप लिखते हैं, क्योंकि आपने बताया वर्किंग वीमेन भी हैं, कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाते भी हैं आप, घर को भी देखना होता है, तो ये सबसे बड़ा जी चैलेंज होता है किताब को लिखना जी। भी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो वो टाइम कौन सा होता है और कैसे निकाल पाते हैं? देखिए, किताब लिखने के लिए दिमागी शांति और आसपास के माहौल में भी शांति बड़ी जरूरी है, क्योंकि बड़ा फोकस होता है। मैंने देखा कि ये वक्त मैं रात को निकाल लेती हूँ, कई बार मॉर्निंग जब लोग नहीं उठते हैं तब निकाल लेती हूँ, या दिन में जब खाली होती हूँ तो उस वक्त बैठ के। कई बार क्या होता है, आप कुछ काम कर रहे होते हैं और आपको थॉट आता है, क्योंकि किताब बड़ी चीज है कि अचानक से कुछ आपको याद आया कि नहीं ये ऐसे कहानी की दिशा इस तरफ मुड़नी चाहिए, तो मैं उन चीजों को कर लेती हूँ, क्योंकि हो सकता है उस वक्त मैं किसी मीटिंग में बैठी हूँ, हो सकता है उस वक्त मैं कोई क्लास, तो मैं उन चीजों को नोट कर लेती हूँ पॉइंटर्स में। और जब मैं खाली होती हूँ, घर पहुंचती हूँ अपने काम के बाद में, अपना लैपटॉप लेकर बैठती हूँ, तब मैं उसको विस्तार से लिखना शुरू करती हूँ। अच्छा, कोई कहे तो कि वक्त निकाला जाता है। ये एक एक कहावत है कि आप जो करना चाहते हैं उन चीजों के लिए समय निकाल लेते हैं, और जो चीजें नहीं करना चाहते हैं उनके लिए एक्सक्यूज निकाल लेते हैं। तो अगर क्या आपको लिखना पसंद है तो आप यकीनन उसके लिए समय निकाल लेंगे। सही बात है। अच्छा, अगला सवाल यही है इसमें भी कि हम अगर वर्किंग है तो कई कुछ अगर चाहें कि किसी को किताब लिखने का एक जुनून सा सवार हो, कई लोग हमने देखा है कि वो सब छोड़ छाड़ करके अपना किताब लिखना शुरू कर देते हैं। एज अ यूथ, एज अ यंगस्टर, अगर मैं किताब लिखना चाहूँ और मैं अगर जी सामंजस्य नहीं बैठा पा बिल्कुल। रहा हूँ कि अपनी नौकरी के साथ, मैं नौकरी भी करनी है, मुझे आगे लिखना भी है, तो क्या ये सेफ रहेगा मेरे लिए कि मैं नौकरी छोड़ दूं सिर्फ जी किताब लिखूं? तो क्या ये सेफ रहेगा, फुल टाइम करियर इन राइटिंग? एक्चुअली सेफ ना एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा वर्ड है। डिपेंड करता है कि आपको आपकी सेफ की परिभाषा क्या है। हाँ। जैसे मुझे लगता है कि मैं आमतौर पे मल्टीटास्किंग होती हैं और वो मल्टीटास्किंग आसानी से कर लेती हैं, तो बहुत दिक्कत नहीं होती है काम के साथ लिखने में। जहाँ की मैं अपने बहुत सारे ऐसे मित्रों को जानती हूँ जो लेखक हैं और पुरुष हैं, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ किताब लिखते हैं। तो सेफ की कोई परिभाषा नहीं है। अगर आपका पैशन है और आप लगता है बस यही मेरी जिंदगी है, मेरा करियर है, तो यकीनन आप उसमें कुछ वर्ष लगाएंगे और आप उसमें कामयाबी हासिल कर पाएंगे, और वही आपका सेफ और सिक्योर ऑप्शन करियर का बन जाएगा। तो ये अपनी अपनी मुझे लगता है सोच है। सेफ कुछ नहीं। अगर आपको लगता है लिखने का पैशन है, सब छोड़ कर लिखिए। 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, किताब पूरे करने के लिए कभी कभी हफ्ता 15 दिन भी होता है, कई बार 2-2, 5-5 साल भी कम पड़ जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से उस चीज को प्लान कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बस प्लानिंग अच्छी हो जाएगी तो एग्जीक्यूट अच्छे से हो ही जाएगा। ये आपने सही जी बताया। जी। सो बेसिकली आप, एक सवाल और था इसमें कि किताब के लिए रिसर्च करना, ये अपने आप में किसी टॉपिक पे रिसर्च करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, और रिसर्च करना भी इज अ आर्ट, एक स्किल है, वो हर किसी में नहीं होती है। तो ऐसे कुछ आप बातें साझा करना चाहेंगे जो कि हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए और हम जैसे एस्पायरिंग जर्नलिस्ट के लिए, पत्रकारों के लिए, यूथ के लिए थोड़ा सा मदद मिल सके कि एक राइटर, एक ऑथर किस तरह से रिसर्च करता है, क्या सोचता है? थोड़ा सा मैं घुसना चाहता हूँ दिमाग में एक ऑथर के। रिसर्च किसी भी काम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आप छोटा काम करें या बड़ा करें, खास करके किताब लिखें या आप जर्नलिज्म में हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो रिसर्च बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और रिसर्च सीखी भी जा सकती है, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते हैं रिसर्च करना। अब किताब की अगर बात करते हैं, अगर आप हवा में बातें करेंगे तो यकीन मानिए कि जो आपका पाठक है वो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा, और लेखक और पाठक की कहानी के बीच में कनेक्ट बड़ा आवश्यक है।
तो रिसर्च करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जो ये बेहया जो किताब है, इसकी जो मैं रिसर्च की बात करूँ, इसमें हमने बात करी जो वर्किंग वुमेन है उनके साथ में होने वाली अभद्रता, किस किस्म के स्कैनिंग से उन्हें गुजरना पड़ता है, किस किस्म के ताने वो सुनते हैं, इस प्रकार से उनको ना एक ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। तो जब हम इस चीज को कर रहे थे तो बहुत सारी कहानियां मेरे पास में थी, हमारे जानने वाले लोगों की असल जिंदगी की कहानियां थी। उसके बावजूद हमने एक सर्वे बनाया पेपर पे, ठीक है, और उसका गूगल फॉर्म क्रिएट करके उसको विभिन्न देशों में जो हमारी जानने वाली या महिलाएं थी काम करके भेजा। और मैंने उस चीज बैठी थी, चाहे वो दिल्ली में बैठी थी, सबके जवाब मोर और लेस सेम थे। जहां पर बात आती है वुमेन सिक्योरिटी की, तो आपको ये जानना बड़ा आवश्यक है जिस विषय पे आप बात करने जा रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। अगर वो नहीं होगी तो फिर यकीन मानिए आपका जो पाठक है वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा और मुश्किल होगी। आप छोटा सा सीन लिखते हैं, आप लिख कर ये दिखाना चाहते हैं कि एक बच्चा और एक महिला चाक पे, मिट्टी के जिस पे खिलौने बनाए जाते हैं या एक बॉल बनाना है, उस पे काम कर रहा है। यदि आप उसे पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, यकीन मानिए उसे बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बातें हवा में नहीं होती कि खाली घूमता हुआ पहिया आपने बोल दिया, आपको उसको इलैबोरेट करके लिखना है। तो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इन डेप्थ लिखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पाठक को आपकी जो कहानी है उसके साथ साथ वो आगे बढ़े, उसको जिए, पात्रों के साथ में आगे बढ़े, तो जरूरी है कि आप रिसर्च करें। बहुत अच्छा है, लेकिन वही है ना कि अगर रिसर्च के मुझे किसी को बताना हो कि रिसर्च के एलिमेंट्स ये होते हैं, तो वो कौन से मोटे मोटे 5 ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो मैं बता सकूं, या 4 एलिमेंट्स ऐसे हों जो बता सकूं रिसर्च करते समय? रिसर्च डिपेंड करता है फिर कि आप किस चीज के ऊपर कर रहे हैं। जैसे आप जो भी सवाल कर रहे हैं, अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ, मान लीजिए मेरी कहानी का जो कथानक था वो था वर्किंग वुमेन की स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है, तो उसमें मैंने अपने कुछ सवाल जो बनाए वो ऐसे बनाए कि मैं 4 सवाल पूछूं और उसके जो जवाब मुझे मिले वो मैं अपनी कहानी से कनेक्ट कर पाऊं। तो मेरे सवाल ऐसे थे कि आप सुरक्षित रहने के लिए क्या करती हैं, वो कौन से मापदंड हैं जो आप अपनाती हैं जब आप भीड़ में होती हैं ताकि आप सुरक्षित रहें, वो कौन से क्राइम्स हैं जिनसे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, ठीक है, अंधेरे में अकेले में आप जाते समय किस किस्म के प्रिकॉशंस ले, क्या आपको अकेले कहीं पर भी जाने में, यात्रा में हर वक्त सुरक्षित महसूस होता है या आपको लगता है कि आपके साथ की जरूरत है। तो ऐसे मैंने 4 सवाल गढ़े, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि महिलाएं जो एक WHO संस्था में बैठी है, इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रही है, कहीं पर रिपोर्टर है, चाहे एक अध्यापक है, चाहे एक स्कूल जाने वाली, कॉलेज जाने वाली लड़की है, ये सभी अलग अलग उम्र की महिलाएं, अलग अलग बैकग्राउंड की महिलाएं दरअसल इस विषय को लेकर सोचती क्या है। तो मैंने उनके लिए सवाल ये 4 गढ़े और मैंने उन्हें भेजे, उन सबके जवाब आना शुरू हुए। और यकीन मानिए कि उसमें जब आप देखना शुरू करते हैं और पढ़ते हैं तो आपको लगता है ऐसा कैसे संभव है। एक MNC में काम करने वाली महिला जो कई बाहर अकेले जा रही है, यात्राएं कर रही है, क्या उसको भी इन चीजों का सामना करना पड़ता है? क्या उसे ये डर लगता है? हाँ, उसे भी ये डर लगता है। जो एक कॉलेज जाने वाली लड़की को लगता है वही डर एक MNC में काम करने वाली महिला जो अकेले यात्रा करती है उसे भी लगता है। तो ज्यादातर महिलाओं को जैसे रेप, एसिड अटैक और मारपीट, ये 3 चीजें थी, इनका ऑर्डर ऊपर नहीं था, जो ज्यादा करके महिलाओं ने मेंशन किया था जिससे उन्हें डर लगता है। तो रिसर्च करने के जो आप पैमाने बता रहे हैं वो अलग अलग आपके टॉपिक को लेके अलग अलग हो सकते हैं। आप उससे जानना क्या चाहते हैं ये बड़ा जरूरी। पहले आपको पता हो कि आप जानना क्या चाहते हैं, आपको कंक्लूजन किस चीज का निकालना है, उससे संबंधित आपके सवाल होंगे, उससे संबंधित फिर आप वो लोग चुनेंगे जिन तक आपको पहुंचना है। दूसरा एलिमेंट के वो लोग जिनको आपको वो सवाल पूछने हैं। आप रैंडमली जानने वाले 4 लोगों को पूछकर उसको ये नहीं कह सकते कि ये लोगों की राय है। वो आपके जानने वाले 4 लोग पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो सही किस्म की ऑडियंस तक वो सवाल पहुंचे और वो उसका सही तरीके से जवाब दे पाए, ये एक एलिमेंट बहुत जरूरी है। फिर जब आप कंपाइल कर रहे हैं तो कंपाइल करते वक्त आपने किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखा है, आपका माइंडसेट क्या है। अगर मुझे प्रेजुडियस है, जैसे हम पॉलिटिकल की बात करें कि आज की तारीख में 2 पाले बटे हुए हैं, या तो आप प्रो मोदी हैं या आप एंटी मोदी हैं। अगर मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक प्रेजुडियस है कि मैं एंटी मोदी हूँ, तो सामने वाला कुछ भी बोल रहा हो, मैं उस रिसर्च को, उसकी एनालिसिस करूंगी, वो कहीं और ही ले जाने का प्रयास करूंगी। तो अभी भविष्य में आप किसी और किताब पे काम कर रहे हैं? अभी तो आपने सिर्फ अभी एक ही किताब बोला कि अभी आपने
फेमिनिज्म की फीवर के बारे में लिखा है। भविष्य में आप कोई किताब लिखने जा रही हैं या फिर कोई ऐसा प्लान है? अगर है तो हल्का सा हिंट हमें दर्शकों को भी दे दीजिए। हाँ, प्लान्स तो हैं। इसी किताब को मैं पेपर बैक में लाना चाहती हूँ। और भी मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं जिस पे काम कर रही हूँ, जो जल्दी ही, पहले इस किताब के बाद उस पे भी वर्क चल रहा है, वो जल्दी ही सामने आएगा। और एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगी, जैसे अगर आप मुझे और भी पढ़ना चाहते हैं तो इंस्टा पे मेरा अकाउंट है, वहां पे मैं रेगुलर अपडेट रहती हूँ, जहां आप मुझे रोज के लिए पढ़ सकते हैं। कई कोट्स होते हैं, कई थॉट्स होते हैं, तो वो भी आप लिंक शेयर कर सकते हैं यहाँ पे, तो वहां आप मुझे पढ़ सकते हैं। दर्शकों, मैं अगर कनिष्का खत्री जी से उनके पर्सनल सवाल पूछूं थोड़े से, तो उससे पहले मैं हल्का सा सिनॉप्सिस दे दूं जो मैं समझाऊं बात करते करते। वो सिर्फ ये है, जब मैंने पूछा कि आपने स्टार्ट कब किया, इंस्पायर कब रहे, तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले उन्होंने अपने भाई की किताब को एडिट किया था। जब एडिट किया, उसको फेसबुक पे डाला, कई सारे लाइक्स मिले, अपने फैमिली वालों ने भी ऑब्जर्व किया, तो कहा कि आप जाकर के लिखना शुरू कीजिए। वहां से इंस्पिरेशन कनिष्का खत्री जी को मिलती है। 3 से 4 साल उनको हो चुके हैं लगभग किताब को लिखते हुए। उन्होंने एडवाइस दी है कि कम से कम आपको पढ़ना तो पड़ेगा अगर आपको राइटर बनना है। तो एलिमेंट आपने मुझे जो बताए थे, सारी चीज यही थी कि 1000 किताब अगर पढ़ लेंगे तो अपना आपका फ्लो बन जाता है और आप लिखते चले जाएंगे। और इमोशन को लेकर के आपने बोला कि वो राइटर ही क्या जिसमें इमोशन ना हो। अगर आप इमोशन पे अगर काबू पाएंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। अगर आप लिखेंगे तो फिर वो वाली बात उसमें नहीं आएगी और दर्शक उसको नहीं पढ़ेंगे, उसका प्यार नहीं दे पाएंगे। तो एक सवाल मैं इसमें पूछना भूल गया था, किताब लिखते वक्त कुछ चैलेंजेस होते हैं। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट किताब लिखते वक्त क्या होता है? अनेकानेक जिम्मेदारियां होती हैं और आप किताब लिख रहे होते हैं, तो एक यही सवाल था जो छूट गया था। तो बस वो चैलेंज के बारे में जानना चाहूंगा, फिर आपके पर्सनल क्वेश्चन थे वो पूछूंगा। एक किताब लिखते वक्त सबसे ज्यादा चैलेंज यही है, टाइम, कि आपको बुक को बहुत समय देना है। अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपको एकदम फ्री माइंड और बहुत समय देके उसे अच्छे से करना होगा। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर लेते हो तो डेफिनेटली आप अपना काम अच्छा ही कर लोगे। अच्छा, तो मुझे आप एक चीज बताइए मैम, कि आपने बताया जी कि आप हाउस वाइफ भी हैं, बच्चे भी हैं, सब आप मतलब आपको बहुत सारे काम जी की जिम्मेदारियां होती हैं, तो आप किताब लिख कौन से टाइम लेते हैं? कैसे टाइम निकाल पाते हैं? हम तो यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं तो हमारी तो हालत खराब हो जाती है। अगर मुझे बोला जाए कि आज आपका इंटरव्यू, आपको एक स्क्रिप्ट भी लिखनी है, यकीन मानिए मैं दोनों में से कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये स्किल आपके अंदर है तो थोड़ा साझा कीजिए, हम भी सुधरेंगे और हम जैसे न जाने कितने लोग सुधर जाएंगे। तो ये जानना चाहूंगा कि आप कैसे सब मैनेज कर पाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, एक गृहिणी को दिन में समय दिया जाता है 3 से 6, कि आप इस समय में अपना सो सकती हैं या अपना टीवी देख सकती हैं। तो अच्छा, बस वो जो मुझे 3 से 6 समय दिया जाता था, फैमिली से जो समय मिलता था कि ये मेरा अपना समय है, तो उसको मैंने अपनी राइटिंग में मोल्ड कर लिया कि अब मुझे ये समय मिला है तो मैं इसमें राइटिंग करूंगी। मतलब विश्राम की जगह आपने ऑप्ट किया लिखना। तो ये भी मतलब काबिले तारीफ जी वाली बात है कि आपको अपने सेंसेस पे मतलब कंट्रोल तो है। तो एक सेंसेस पे कंट्रोल है तभी आप लेखक हैं, लेखिका हैं और आप कवियत्री भी हैं। सबसे अच्छी बात तो ये भी है। तो अब मैं एक सवाल, कुछ 3 सवाल पूछूंगा, बड़े नॉर्मल से सवाल हैं, फन वे में आप ले सकते हैं इसको। खाली वक्त में हाँ, अब एक सवाल मैं पूछता हूँ, जब आप नहीं लिख रहे होते हैं तो खाली वक्त में फिर आप क्या करते हैं? खाली वक्त में मुझे वेब सीरीज देखना पसंद है और पढ़ना पसंद है। मैं ये 2 काम ही करती हूँ। अगर मैं कहूं कि कनिष्का खत्री को अगर 3 शब्द में आप अपने आप को समझाना हो, ऐसे कौन से वो 3 शब्द होंगे जो आपको अब बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करने वाले हैं? 3 शब्द। रेस्टलेस, अच्छा। रेस्टलेस, हम्म टॉकेटिव हम्म और ब्यूटीफुल। तीनों। बहुत बढ़िया, मानता हूँ इस बात जी, को भी मैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी कोई बीमारी जिसको क्योर करने का आपको मौका मिले, तो बीमारी कौन सी होगी जिसको ठीक करना चाहोगे आप? ऑब्वियसली अभी के हालात देख के तो कोरोना ही है, कोरोना ही लेकिन है। एज अ राइटर, हाँ एज अ राइटर अगर मैं बताऊं तो एक शक जो होता है वो दीमक होता है। तो मैं शक को एकदम हटा देना चाहूंगी। अगर किसी की भी लाइफ में कोई ऐसा मुझे मैजिक स्टिक मिल जाए तो मैं उसको दूर कर दूं हर किसी की लाइफ से। तो बेरोजगारी शक पेश बहुत किया बड़ा तो आप दीमक है दूर कर वो। सकते हैं, मैजिक स्टिक अगर आपके पास मिल जाए तो इस बिल्कुल समय। बिल्कुल। मोदी जी से लगाव है कि अलगाव है? थोड़ा मोदी जी कहाँ आ गए हमारे बीच में। पॉलिटिकल पॉलिटिकल है थोड़ा सा सवाल। बेरोजगार की बात में तो सीधा मोदी जी हाँ, को ले आऊं मैं।
ये तो बेरोजगारी को दूर करने के तो मोदी मोदी जी से ना मुझे लगाव है और ना अलगाव है, मोदी जी पे बस लगाम होनी चाहिए। क्या बात भाई, अब जाके किताब तो पक्का खरीदेगा। ये शब्द होते हैं जो ये होते हैं माया नगरी, या शब्दों की नगरी है। तो एक बार जाकर भी पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। कनिष्का खत्री इतनी बेहतरीन लेखिका है, कवियत्री भी है, तो कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा ही। इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते। कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो कि अभी भविष्य में मुझे हाँ और कुछ भी करना है, फिक्शन नॉन फिक्शन में जाना है, या फिर मुझे कुछ पोएट्स कविता मुझे भी करनी है, या उस तरह की कुछ प्लानिंग अभी आपकी चल रही है? अगर कुछ ऐसा है तो हिंट दे सकते हैं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, अभी सिया इन एग्जाइल ने अच्छा काम किया, इंग्लिश में होने के बावजूद बहुत अच्छा काम किया। बेहया अभी आने वाली है किताब, मेरे ख्याल से अगले एक आध महीने में आ जाएगी। उसकी अगली किताब भी तैयार है, बिट्रेयल नाम से, जो आपकी मैंने पहली बार पूरे तौर पे फिक्शन में जाने की कोशिश करी है। सिया ऐसा किरदार था जिसे लोग रिलेट करेंगे और सोचेंगे कि ये कुछ ना कुछ मुझसे मिलता जुलता है, जो भी औरतें पढ़ेंगी, या अपने आसपास आप पा पाएंगे कि हाँ ऐसा किरदार एग्जिस्ट करता है। माया बिट्रेयल की ऐसी है कि उस किरदार को लोग ना बनना चाहेंगे, जीना चाहेंगे। तो यस, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा और एम्बिशियस है, लेट्स सी। एक सवाल और पूछता हूँ मैं यहाँ पे, अब एक लेखिका के लिए सफल होने के मायने क्या है? अगर आपने एक किताब लिखी तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि हाँ मैं ये किताब मेरी हिट रही है, फिर मेरी किताब फ्लॉप रही? हम यूट्यूबर है तो हमें पता चल जाता है कि हमारे व्यूज अगर ज्यादा नहीं है तो हम फ्लॉप है, अगर कम है तो ठीक ही नहीं है। तो ऐसे लेखक कौन सा पैरामीटर होता है आप लोगों के लिए पता चल सकता? अगर आप मार्केटिंग के लिहाज से और प्रोफेशनल उससे देखें तो आपने कितनी ज्यादा आपकी किताब की कॉपीज बिकी, ये तय करता है कि आप कितने सफल हैं। अगर लोग आपकी किताब खरीद रहे हैं और पढ़ रहे हैं और फीडबैक दे रहे हैं और आपके बारे में बात कर रहे हैं सोशल मीडिया में, तो आपको सफल माना जाता है। लेकिन सबकी अगेन सफलता की परिभाषा अलग अलग होती है। मुझे लगता है एक किताब, एक कहानी अगर किसी के जीवन में बदलाव ला सकती है। अगर मेरी एक कहानी से एक लड़की मुझसे ये फीडबैक देती है कि मैंने आपकी किताब पढ़ी थी और वहां से मुझे पता चल बदलती है कि मेरे साथ में जो महिला है उसको मैं थोड़ा सम्मानजनक तरीके से देखूं, वो बात जो मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में मेरी बहन, मेरी माँ को लोग जिस प्रकार से बात करें, वैसे ही एक कामकाजी औरत को मैं ना चालू है, ऐसी है वैसी है ना कहकर थोड़ा इज्जत से पेश आऊं। अगर किसी के दिमाग में ये सोच थोड़ी सी बदलती है तो मुझे लगता है कि मैं सफल हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा यहाँ पे ना आपको धर्म की तरफ ले जाना चाहूंगा थोड़ा सा। जी बिल्कुल। मैं थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ ये बहुत कठिन होता है विषय को समझना। एक तो पढ़ना आसान है लेकिन समझना बड़ा मुश्किल होता है। हम देखते हैं कि कई तरह से गलत तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि यार ये जो सनातन धर्म है इसमें महिलाओं को ना आगे ना बढ़ने की सलाह दी गई है। इनको बोला जाता है सिर्फ घर में चौका चूल्हा बर्तन तक सीमित रहो, नौकरियां मत करो। तो इत्तेफाक रखते हैं आप? क्योंकि स्थितियां पूरी उल्टी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सनातन धर्म, जो आपने कहा ना, सनातन धर्म में भी ऐसा नहीं है। मतलब मैं इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। एक बहुत अगर आप देखें अपने जमाने की जो सबसे प्रोग्रेसिव औरतें हुई हैं सनातन धर्म में, आप द्रौपदी को ले लीजिए, आप विदुषी को लीजिए, आप गार्गी को लीजिए, या हमारी जितनी गॉडेस हैं हम जिनकी बात करते हैं, अब वो कितनी प्रोग्रेसिव और कितनी एम्पावर्ड औरतें हैं। सनातन धर्म में हमेशा से औरत का दर्जा बहुत ऊंचा है। कभी भी हमारे यहाँ पे ये नहीं रहा कि पल्ला करना, घूंघट करना, बाहर ना निकलना। जिस औरत ने जो चाहा वैसा किया। मतलब द्रौपदी के 5 पति थे उस युग में, 5 पति थे। तो ऐसा नहीं है कि जमाने से बहुत आगे सनातन धर्म की सोच अलग है। लेकिन हाँ, वक्त के साथ में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें इसमें मिलती चली गई और अर्थ के अनर्थ होते गए। तो वही परसेप्शन है जो आप अभी कह रहे थे ना, परसेप्शन की लोग समझते क्या है धर्म से, बात क्या है और आप उसे समझ क्या रहे हैं, ये आपका विवेक और आपका दिमाग तय करता है। वो धर्म में नहीं लिखा है। लिखी वही बात को, एक बात को आदमी 4 तरीके से समझ सकता है। तो जिसको जो समझना है वो समझ रहा है। पर सनातन, हाँ, सनातन इज प्रोग्रेसिव। किसी भी हाल में महिलाओं को घर पे रहना नहीं बताया जाता। बिल्कुल काम कर सकते हैं। अच्छा, कई लोग इसमें ये भी जोड़ के बताते हैं कि स्त्रियों को मना किया जाता है कि पूजा पाठ ना की जाए, यानी कि शिव जी का आप स्पर्श नहीं कर सकते। उसको गलत तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, उसको नहीं बताया जाता। तो एक अलग ही है, कभी मौका मिला तो कभी इस पर भी चर्चा करेंगे विस्तार से आपके साथ। बिल्कुल, ये मेरा बहुत इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, इस पे हम लोग बिल्कुल बात कर सकते हैं। सारे रिव्यूज भी आते हैं।
अब आपने मुझे बताया कि एक पॉजिटिव मतलब एक रिव्यू ये भी आया था कि जब आपने सीआई इन एक्सेल जी रखा था तो कई लोगों को लगा कि शायद ये सीता राम लक्ष्मण रामायण वाला हिसाब किताब होगा, तो एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा था लोगों के अंदर। तो एक तरह से एक कंस्ट्रक्टिव जी भी कह सकता हूँ, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी जी कह सकता हूँ। जी कई सारे एक ऐसे रिस्पॉन्स भी होते हैं जो वाकई दिमाग को हिला देते हैं। हम वाकई कितना भी इग्नोर करें, लेकिन एक साइकोलॉजी है ना कि हमारे दिमाग में नेगेटिव चीज बहुत देर तक बहुत जल्दी इंपैक्ट करती है। तो उस चीज से आपने भी रूबरू हुए होंगे। कई सारे जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं वो पेड भी जी होते हैं, तो इन सब से कैसे डील करना चाहिए, तो वो चीज मैं समझूंगा आपसे। बड़े ऑथर्स को मैं कहूंगी शायद इस चीज का सामना ज्यादा करना होगा। अभी हम लोगों के स्तर पे जहाँ पे एक दो किताबें आई हैं वहां पे शायद इतनी बुलिंग नहीं होती या लोग आपको गिराने का उतना प्रयास नहीं करते। उल्टा एक चीज बहुत ही मजेदार है इसमें कि जब आप नए होते हैं और आप किताब लिखना आपने नया नया शुरू किया होता है, तो पाठक ये रिव्यू दे ये आपकी इच्छा हो कि लोग कम से कम फील करें। कुछ लोग तो करते हैं, लोग नहीं करते हैं। पर जैसे मैं अखबारों को देख रही हूँ, पब्लिकेशंस को देख रही हूँ, बहुत सारे लोगों का हुजूम लग जाता है जो आपके ईमेल में इकट्ठा होते जाते हैं कि हमें इतना पैसा दीजिए, अच्छा रिव्यू लिखेंगे। हाँ तो होता पता नहीं किताब का फायदा क्या है अगर पैसे दे के रिव्यूज कराने पड़े लोगों से। तो मैं पेड रिव्यूज में यकीन नहीं रखती हूँ, पेड अवार्ड्स और पेड रिव्यूज में। बड़ा रीजन है कि अभी तक मैंने इन चीजों के अंदर मतलब मैं गई ही। नहीं, अच्छी बात है। अच्छा, आप इस्तेमाल नहीं करते लेकिन कई लोग पैसा बहुत देते आसान हैं। है अवार्ड्स मिलना, सिर्फ 10,000 का रजिस्ट्रेशन पे, पर जरूरत क्या है। सही बात है, सही बात है, क्योंकि कई बार हमने देखा है ना कि कई लोग किसी के उत्साह को अगर तोड़ना चाहेंगे, डिमोटिवेट करना चाहें, तो वो कहते हैं कि आपको नेगेटिव कमेंट जाके करने हैं, हम आपको पर कमेंट का कुछ आपको 50 रुपए देंगे। तो ये इंडस्ट्री में सारी चीजें चलती हैं। मैं इनफैक्ट एक यूट्यूबर हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है और मुझे भी समझ में चीजें आ जाती हैं किस तरह से पेड कमेंट किए जा रहे हैं। 3 सवाल और है, सिर्फ वही पूछता हूँ कि अब आप लिखना आपको पसंद है, अब जब लिखती नहीं है तो आप क्या करती हैं? एक लेखिका क्या करती होंगी जब वो लिखती नहीं है तो? लेखिका का पता नहीं, लेकिन एक आम इंसान के तौर पे मुझे खाना खाना बहुत पसंद है, और क्योंकि हाँ, मुझे फूडी। खाना खाना बहुत पसंद है, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। तो खाना बनाना और खाना ये मेरा साइमल्टेनियसली चलता रहता है जब भी मैं बिजी नहीं होती हूँ तो। अच्छा, बहुत अच्छा। खाना बनाना भी अच्छा है तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और दूसरा मैं पूछूंगा कि आप ऐसे वो कौन से 3 शब्द होंगे जो आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे सामने वाले को? तो वो पहला शब्द होगा कंपैशन, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं लोगों के साथ एसोसिएट कर पाती हूँ, उनके अंदर जो भी दर्द है, समस्याएं हैं, या मुझे लगता है किसी मदद की जरूरत है, तो बहुत आसानी से मैं रिलेट कर पाती हूँ और बिना कहे समझ पाती हूँ। तो कंपैशन एक चीज है। दूसरी चीज है ग्रेटिट्यूड। मैं बहुत थैंकफुल रहती हूँ हमेशा, मुझे छोटी से छोटी चीज जो भी मिली, चाहे वो स्टूडेंट्स का इज्जत देना हो या ईश्वर ने जो मुझे दिया है, जो भी चीजें से महसूस करती हूँ। तीसरी चीज है पॉजिटिविटी। बहुत मुश्किल है मेरे अंदर निराशा लाना। बहुत ज्यादा सकारात्मक हूँ, हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेती हूँ, और कि कुछ कितना भी खराब हो जाए मैं उसमें कुछ एक सिल्वर लाइनिंग लेती हूँ, और मुझे हमेशा लगता है कि ये एक्चुअली सीख थी मेरे लिए, इसलिए ऐसा हुआ। तो पॉजिटिविटी एक और चीज है जी। बहुत बढ़िया। एक आखिरी सवाल है, अगर आपके पास ऐसी शक्ति आ जाए, छड़ी घुमाओ और काम हो जाए, अगर उससे आपसे कहा जाए इस छड़ी से आप एक बीमारी को बिल्कुल खत्म कर सकती हैं, वो ऐसी कौन सी बीमारी होगी जिसको आप खत्म करना चाहेंगे? बीमारी बीमारी। सूडो प्रोग्रेसिवनेस को मैं खत्म करना चाहूंगी। सूडो प्रोग्रेसिवनेस होती है ना, मतलब जो एक छद्म लोगों के अंदर है कि हम बड़े प्रोग्रेसिव हैं, उस चीज को मैं खत्म करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बड़ा दिखावा है ये, और इस पर बीमारी दूसरी कोई नहीं है। बाकी बीमारियों के इलाज है, इसका इनका इलाज भी कोई नहीं है। सूडो है, सूडो लिबरलिज्म है, ये सब इसी की ना जड़ें हैं कि ओवर थिंकिंग करिए, अज्यूम करिए, नेगेटिविटी फैलाइए, माहौल खराब करिए। तो उससे बेहतर है कि सबसे अच्छा तरीका है अगर ये सूडो प्रोग्रेसिवनेस लोगों के अंदर से ना जड़ से समाप्त कर दी जाए, तो शायद वो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाए और दुनिया के अंदर नेगेटिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। दोस्तों, मेरे साथ बेहद खास मेहमान है। मेहमान तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं उनसे पढ़ा भी हूँ, मेरी एक तरह से गुरु भी हैं। बहुत सारी चीजें यही है कि पब्लिक कहती है वो सब जानती है लेकिन दम्भ भरती है, जानती है लेकिन
होता कुछ भी नहीं है। काफी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके आज के इस कार्यक्रम में। आपके समय सीमित था थोड़ा सा, वरना मेरा तो मन था कि प्रलय पर्यंत तक मैं आपके साथ बात करता रहूं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे, बहुत कुछ लिखने को मिलेगा, लेकिन अब समय इसकी इजाजत नहीं देता है। अच्छा लगा, और आगे चल के बहुत कोशिश शुक्रिया। करेंगे ऐसे कोलैबोरेशन होते रहे। आपकी अगली जब किताब आए तो हम कोशिश करेंगे, आपसे समय मांगेंगे और दर्शकों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे कि किताबों में ऐसा है क्या जो पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नीचे बताइएगा कि आपको बेस्ट पार्ट इस वीडियो का क्या लगा। और सीता एंड एक्साइल का अगर आपको चाहिए, किताब चाहिए, अमेज़न पे है वो लिस्ट ऑफ, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, जाके देख सकते हैं। विनीता थाना के नाम से आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो फॉलो कर सकते हैं, बहुत अपडेट आपको वहां से मिल सकती हैं। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।